सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका गैस्ट्रो की दुनिया में, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की दुनिया में। पार्ट नंबर 1 डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेगस एंड स्टोमक पढ़ लिया अपन ने। पार्ट नंबर 2 डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियाज भी डिस्कशन हो गया लास्ट लेक्चर में। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं अपन, जिसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के जो डिसऑर्डर हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है कोलीलिथिएसिस एंड कोलीसिस्टाइटिस, जिसको अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा लीवर के डिसऑर्डर में अपन बात करें तो कई सारे डिसऑर्डर हैं जिनको अलग अलग पोर्शन में पढ़ा जाता है। जैसे नंबर 1 अपन बात करें जॉन्डिस, जिसको पीडियाट्रिक नर्सिंग में पढ़ा जाता है। नंबर 2 अपन बात करें हेपेटाइटिस, जिसके अंदर खासकर वायरल हेपेटाइटिस होते हैं ABCDE। ये मेनली पढ़े जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत। और एक मेजर डिसऑर्डर जिसमें लीवर पूरी तरीके से खराब हो जाता है, जिसका नाम है लीवर सिरोसिस, जिसको अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो जो मेजर पोर्शन अपन डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट नंबर 3 में, उसका नाम है कोलीलिथिएसिस, कोलीसिस्टाइटिस और लीवर सिरोसिस। गॉल ब्लैडर के डिसऑर्डर्स को मैं यहाँ पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो आने वाले टाइम में डिसऑर्डर के अंदर काम आने वाली हैं, तो उनका एक बार डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया जाए, देन अपन कोलीलिथिएसिस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डायग्राम के द्वारा समझें आप। पहला डायग्राम जिसमें एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम दिखाया हुआ है, इट इज द गॉल ब्लैडर, और ये गॉल ब्लैडर के अंदर है स्टोन। देखें, गॉल ब्लैडर एक तरीके से बाइल का स्टोर करने वाला पार्ट है, बाइल का स्टोर करने वाला पार्ट है। तो जो कॉल वर्ड होता है या कॉली वर्ड होता है, ये इस्तेमाल करते हैं अपन बाइल के लिए। कॉली वर्ड का इस्तेमाल होता है बाइल के लिए। लिथ वर्ड जो है इसका मतलब होता है स्टोन, इसका मतलब होता है स्टोन। और एसिस वर्ड के बारे में अपन बात करें तो प्रोसेज या फॉर्मेशन, इसका मतलब होगा फॉर्मेशन या प्रोसेज। अब इन तीनों को जोड़ें आप। कोलीलिथिएसिस, कोलीलिथिएसिस क्या बोलेंगे इसको अपन? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन होना। क्या नाम देंगे इसको अपन? गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन होना। इट मीन्स स्टोन इन गॉल ब्लैडर, या यूजुअली इसको नाम देते हैं अपन गॉल स्टोन, इसको नाम देते हैं अपन गॉल स्टोन। कॉली वर्ड का मतलब बाइल से संबंधित है, लिथ वर्ड का मतलब स्टोन, एसिस बोले तो फॉर्मेशन या प्रोसेज। तो कोलीलिथिएसिस, कोलीलिथिएसिस इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब होगा स्टोन इन गॉल ब्लैडर। देखें, ये गॉल ब्लैडर में जो स्टोन दिखाया गया है, यदि सारे के सारे पर्टिकुलर पर्सन के गॉल ब्लैडर में पाए जाने वाले स्टोन को बाहर निकालकर अपन एनालिसिस करें तो इसमें पाया जाने वाला स्टोन 3 तरह का होगा। इसमें पाया जाने वाला स्टोन 3 तरह का हो सकता है। एक तो ये स्टोन में केवल और केवल कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना, केवल और केवल कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना हो सकता है स्टोन। इस पर्टिकुलर स्टोन को नाम देते हैं अपन कोलेस्ट्रॉल स्टोन। इस पर्टिकुलर स्टोन को नाम देते हैं अपन कोलेस्ट्रॉल स्टोन। या फिर पॉसिबल है कि कोलेस्ट्रॉल की जगह बिलीरुबिन से मिलकर बना हुआ हो, बिलीरुबिन यहां पर प्रेसिपिटेट हो जाए। और जैसा आप जानते हैं कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं बाइल पिगमेंट, इनको नाम देते हैं अपन बाइल पिगमेंट। तो इस दूसरे तरह के स्टोन को नाम देते हैं पिगमेंट स्टोन। दूसरे तरह के स्टोन को नाम देते हैं अपन पिगमेंट स्टोन। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल दोनों आपस में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और स्टोन बन जाता है,
तो दोनों से मिलकर बने हुए इस पर्टिकुलर स्टोन को नाम देते हैं अपन मिक्स्ड स्टोन। इस पर्टिकुलर स्टोन को नाम देना चाहेंगे अपन मिक्स्ड स्टोन। तो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन पाया जाता है वह 3 तरह का होता है। गॉल ब्लैडर में पाया जाने वाला स्टोन 3 तरह का होगा। कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना हुआ होगा, दैट इज द कोलेस्ट्रॉल स्टोन। पिगमेंट से मिलकर बना हुआ है, इट इज द पिगमेंट स्टोन। और दोनों का मिक्सअप है, इसको अपन मिक्स स्टोन भी कहते हैं। थोड़ा बहुत कैल्शियम डिपॉजिट भी इनमें हो सकता है। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, इसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं अपन? कोलीलिथियसिस। अच्छा, कोलीलिथियसिस मान के चलो किसी इंसान को है, कोलीलिथियसिस की वजह से ये जो स्टोन है इसकी दीवार को इरिटेट करेगा। कोलीलिथियसिस होगा, स्टोन होगा तो इसकी दीवार में इरिटेशन होगा, और इरिटेशन होने की वजह से ऐसी संभावना है कि गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाए। ऐसी संभावना है कि गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाए। तो स्टोन की वजह से या बिना स्टोन के गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होना, स्टोन की वजह से हो रहा है तो उसको नाम देंगे अपन कैलकुलस। और स्टोन के अलावा किसी कारण से हो रहा है तो उसको नाम देंगे अपन एक्यालकुलस। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, बोले तो गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होना, इस कंडीशन को नाम देते हैं अपन कोलीसिस्टाइटिस। The inflammation of gallbladder is known as cholecystitis। इसको cholecystitis नाम दिया जाता है। cholecystitis 2 तरह का होता है। स्टोन की वजह से हो रहा है तो उसको नाम देंगे अपन कैलकुलस cholecystitis, और बिना स्टोन के हो रहा है तो उसको नाम देंगे अपन एक्यालकुलस cholecystitis। तो यहां पर कोलीसिस्टो जो पर्टिकुलर वर्ड है वो गॉल ब्लैडर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और आइटिस लग गया जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। सोचो गॉल ब्लैडर की लोकेशन कहां पर होती है? तो ये राइट अपर क्वाड्रेंट में होती है। राइट अपर क्वाड्रेंट में होती है, अपने जो रिब्स हैं उसके जस्ट बिलो होती है। तो यदि किसी इंसान में गॉल ब्लैडर में पथरी है, बोले तो स्टोन है, और उसको कोलीसिस्टाइटिस हो गया, तो कोलीसिस्टाइटिस होने पर इंसान को दर्द होगा, टेंडरनेस आएगी। कहां पर होगा इंसान को दर्द? राइट अपर क्वाड्रेंट में होगा। तो जब कोई पेशेंट कोलीसिस्टाइटिस की कंप्लेंट लेकर अस्पताल में भर्ती होता है तो एज ए फिजिशियन अपन क्या करते हैं? उसको सुपाइन पोजीशन देते हैं। सुपाइन पोजीशन देने के बाद इन फिंगर्स को अपन राइट हेपेटिक मार्जिन पर रखते हैं। इन फिंगर्स को अपन राइट हेपेटिक मार्जिन पर रखते हैं, और राइट हेपेटिक मार्जिन पर रखने के बाद अपन मरीज से कहते हैं कि डीप ब्रेथिंग करो। सोचो, मरीज जब डीप ब्रेथिंग करेगा तो एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा। ऊपर से आपने फिंगर रखी हुई है, गॉल ब्लैडर के ऊपर तो फिंगर रखी हुई है, और साथ में डीप ब्रेथिंग में नीचे से एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ रहा है और इसका इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इंसान को दर्द होगा। अगर राइट हेपेटिक मार्जिन या राइट अपर क्वाड्रेंट में रिब्स के जस्ट नीचे आपने फिंगर रखी हुई है, पाल्पेट कर रहे हैं आप प्रेशर के साथ, और इंसान को डीप ब्रेथिंग के लिए अलाउ करें, और इंसान को यदि दर्द हो, इसका मतलब उसके गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय मर्फी, और इस पर्टिकुलर साइन को नाम देते हैं अपन मर्फी साइन। क्या नाम देते हैं? मर्फी साइन। तो कोलीसिस्टाइटिस का डोमिनेंट साइन होता है मर्फी साइन। देखें यहां पर ये वाला पोर्शन है, ये रिब्स है, यहां डायग्राम दिखाया गया है, ये वाला पोर्शन है, ये रिब्स है। ये अपन ने हाथ या फिंगर को यहां रखा राइट हेपेटिक मार्जिन पर, और इंसान को अपन अलाउ करेंगे डीप ब्रेथिंग के लिए। अगर डीप ब्रेथ करने पर उसको पेन हो, यानी यहां पर अपन बोलेंगे द पेशेंट फील पेन, द पेशेंट फील पेन ड्यूरिंग डीप ब्रेथिंग। अगर हाथ को यहां रखा हुआ है तो
अगर हाथ को यहां रखा हुआ है तो ड्यूरिंग डीप ब्रेथिंग कहां पर होगा ये दर्द? आंसर है राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में। राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन के अंदर दर्द होगा और इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव मर्फी साइन। इट इज द कार्डिनल साइन, इट इज द कार्डिनल साइन ऑफ कोलिसिस्टाइटिस, नॉट द कोलिलिथियसिस। किसका साइन होगा ये? किसमें देखने को मिलेगा? कोलिसिस्टाइटिस में। तो कोलिसिस्टाइटिस में कौन सा साइन अपन को देखने को मिलता है? आंसर है मर्फी साइन। कैसे असेसमेंट करेंगे आप मर्फी साइन का? बता दिया। आप आपके राइट हैंड को या राइट हैंड की फिंगर को राइट हेपेटिक मार्जिन या राइट अपर क्वाड्रेंट में रखेंगे गॉल ब्लैडर के ऊपर और इंसान को डीप ब्रेथिंग के लिए अलाउ करेंगे। डीप ब्रेथिंग लेने पर डायफ्राम चूंकि नीचे जाता है तो एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ता है, तो इंसान को इस पर्टिकुलर लोकेशन पर दर्द महसूस होगा और दर्द महसूस हो तो सस्पेक्ट किया जा सकता है कि इंसान के गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो रखा है। तो कौन सा साइन है जो कोलिसिस्टाइटिस में अपन को देखने को मिलेगा? आंसर है पॉजिटिव मर्फी साइन। कौन सा साइन होगा? पॉजिटिव मर्फी साइन। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोलिसिस्टाइटिस वाले मरीज में पेन की लोकेशन कहां होती है? आंसर है राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन के अंदर होती है। राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन के अंदर होती है। साथ में यहां पर कुछ नर्व के गैंग्लियन, ये राइट जो हैंड वाला पार्ट है उसके गैंग्लियन से मिक्स होते हैं। तो कोलिसिस्टाइटिस में जो पेन होगा उसकी दो लोकेशन होती। कोलिसिस्टाइटिस में जो पेन होता है उसकी दो लोकेशन होती हैं। एक तो यहां राइट हेपेटिक मार्जिन पर पेन होता है और साथ में राइट सोल्जर में भी पेन होता है। यानी मरीज में ये जो पर्टिकुलर पेन होता है इसको रेफर्ड पेन के नाम से जाना जाता है। तो जहां गॉल ब्लैडर है वहां पेन होगा, ये तो कॉमन सी बात है। जहां गॉल ब्लैडर है वहां पेन होगा, ये तो कॉमन सी बात है। उसके अलावा पेन कहां पर होता है? राइट सोल्जर के अंदर भी पेन होता है। पर्सन को राइट सोल्जर के अंदर भी पेन होता है। तो अपन बात कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पेन को अपन रेफर्ड पेन के नाम से जानते हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मर्फी साइन। अब मैं कोलिसिस्टाइटिस पढ़ाऊंगा तो वहां पर बात करूंगा द पेशेंट फील पेन एंड टेंडरनेस। कहां पर? राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। द पेशेंट में ऑल्सो फील द रेफर्ड पेन। कहां पर होगा रेफर्ड पेन? राइट सोल्जर के अंदर होगा। और कौन सा साइन है जो असेसमेंट के दौरान अपन को इसमें देखने को मिलेगा? आंसर इज मर्फी साइन। अब चूंकि गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, देखिए कितना जटिल है ये। गॉल ब्लैडर में पथरी यदि हो जाए, अब इसको गलाने का तो सोचो मत। किडनी में पथरी हो जाए तो गलाने का सोचते हैं, यूरिन के द्वारा निकल जाएगी। यहां पर पथरी यदि यहां से माइग्रेट हो गई गलकर और बाइल डक्ट में आ गई तो ये 3 गुना ज्यादा खतरा पैदा कर देगी। इससे तो 3 गुना ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा, बाइल का सीक्रेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। तो मीनिंग यह है कि यहां जब पथरी हो जाती है तो अपन ने पढ़ा है कि गॉल ब्लैडर केवल स्टोर ही तो कर रहा है, तो बेटर है इसको निकाल दो। गॉल ब्लैडर केवल स्टोर ही तो कर रहा है, बेटर है इसको निकाल दो। गॉल ब्लैडर को रिमूव करना, क्योंकि गॉल ब्लैडर को यदि आप निकाल के इसमें से पथरी निकालकर वापस से रिपोजिशन करो तो बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है। और एक बार पथरी होने के बाद आपने पथरी को निकाल दिया, क्या ये गारंटी है दोबारा से स्टोन नहीं होगा? होगा। तो बेटर चॉइस है कि बार बार पथरी से बचना है, बार बार पीलिया होता रहेगा इंसान को, तो गॉल ब्लैडर को ही निकाल दो। और गॉल ब्लैडर को निकालना, इसको बोलते हैं अपन कोलिसिस्टेक्टोमी। क्या बोलते हैं अपन? कोलिसिस्टेक्टोमी। तो जब गॉल ब्लैडर में पथरी या गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो और केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। निकालने के लिए राइट अपर क्वाड्रेंट में एक इंसीजन लगाते हैं अपन, और उस पर्टिकुलर इंसीजन को नाम देते हैं अपन कोचर इंसीजन। क्या नाम देते हैं अपन? कोचर इंसीजन। यह आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
कोचर इंसिजन कौन से पर्टिकुलर केस में लगाते हैं? ड्यूडिनेक्टोमी में लगाते हैं, गैस्ट्रेक्टोमी में लगाते हैं, कॉलीसिस्टेक्टोमी में लगाते हैं, पेनक्रिएटो ड्यूडिनेक्टोमी में लगाते हैं। आंसर है कॉलीसिस्टेक्टोमी में लगाते हैं। देखें ये रिब्स वाला पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर इंसिजन है दैट इज द कोचर इंसिजन। कोचर इंसिजन लगाते हैं। अच्छा, कोचर इंसिजन लगाने के बाद यहां पर दोनों स्किन के फोल्ड को अपन रिमूव करते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, उसके अलावा मस्कुलर लेयर, देन पेरिटोनियम। उसके बाद गॉल ब्लैडर ओपन होता है, गॉल ब्लैडर को निकालते हैं, सिस्टिक डक्ट को भी निकाल देते हैं। इसको कॉलीसिस्टेक्टोमी कर दिया, सिस्टिक डक्ट का पार्ट छोड़कर उसको ब्लॉक कर देते हैं, सूचरिंग कर देते हैं। तो गॉल ब्लैडर में अपन मान के चलें गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया तो बाइल सीधा ही लीवर से सीक्रेट होगा। इस पूरे कोचर इंसिजन को लगाकर यहां से गॉल ब्लैडर को रिमूव करना, इसको तो बोलते हैं ओपन कॉलीसिस्टेक्टोमी। क्या बोलते हैं अपन? ओपन कॉलीसिस्टेक्टोमी। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट प्रोसीजर अपन काम में लेते हैं दैट इज द लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टोमी, जिसके अंदर 3 ट्रॉकर होते हैं, उनको इंसर्ट करते हैं, प्रोसीजर को विजुअलाइज किया जाता है। 3-3 mm के पर्टिकुलर होल किए जाते हैं। उसके बाद 10 mm के होल से लेप्रोस्कोप डाला जाता है। लेप्रोस्कोप की सहायता से गॉल ब्लैडर को निकाला जाता है। तो एक तो इस इंसिजन को लगा के ओपनली गॉल ब्लैडर को निकालना ओपन कॉलीसिस्टेक्टोमी कहलाएगा, और एक लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टोमी होती है। तो गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के ये 2 तरीके होते हैं। देखें, कोचर इंसिजन लगाया अपन ने और इस गॉल ब्लैडर को यहां से रिमूव कर दिया, ये तो ओपन कॉलीसिस्टेक्टोमी, ये तो ओपन कॉलीसिस्टेक्टोमी है। इसके अलावा जो दूरबीन से ऑपरेशन की अपन बात करते हैं दैट इज द लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टोमी। लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टोमी, यहां पर देखें ये ट्रॉकर नंबर 1, 2, 3, इनके द्वारा प्रोसेस इस अंदर की स्ट्रक्चर को विजुअलाइज किया जाएगा और फिर ये लेप्रोस्कोप की सहायता से इस गॉल ब्लैडर को यहां से निकाला जाएगा। इस प्रोसीजर को नाम देंगे लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टोमी। इज दैट क्लियर? अब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। मर्फी साइन अपन डिस्कस करेंगे, किसके अंदर देखने को मिलेगा? कॉलीसिस्टाइटिस में। कोचर इंसिजन लगाएंगे, आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में। उसके अलावा 2 तरीके से करेंगे कॉलीसिस्टेक्टोमी, एक होगी ओपन कॉलीसिस्टेक्टोमी और दूसरी लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टोमी। इसके अलावा यदि गॉल ब्लैडर में पाया जाने वाला स्टोन गॉल ब्लैडर से आगे बढ़कर कॉमन बाइल डक्ट में आ जाए, गॉल ब्लैडर में पाया जाने वाला स्टोन ये देखो गॉल ब्लैडर से आगे बढ़कर सीबीडी में आ जाए, ये सीबीडी में आ गया, तो देखें बाइल को ले जाने वाली डक्ट है और इसके लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अपन कॉली। कॉली का मतलब हो गया बाइल, कॉली का मतलब हो गया बाइल। दूसरा वर्ड डोको, ये जो डोको वर्ड है इसका मतलब होता है डक्ट। यहां पर जो डोको वर्ड है इसका मतलब होता है डक्ट। इसके बाद लिथ बोले तो स्टोन, लिथ बोले तो स्टोन, और एसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या प्रोसेस। अब इन सारे के सारे शब्दों को जोड़ो आप, सारे के सारे शब्दों को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? कॉलीडो, कॉलीलिथियसिस वर्ड बनेगा कॉलीडो, कॉलीलिथियसिस। कॉली बोले तो बाइल, बाइल को ले जाने वाली डक्ट, ये हो गया कॉलीडोको, कॉलीडोको, और लिथियसिस का मतलब हो गया स्टोन। तो कॉलीलिथियसिस बोले तो स्टोन इन गॉल ब्लैडर, और कॉलीडो कॉलीलिथियसिस बोले तो इसको अपन बोलेंगे स्टोन इन सीबीडी। इसका मतलब क्या होगा? कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन होना, स्टोन इन सीबीडी, कॉलीडो कॉलीलिथियसिस कहलाता है। यह ज्यादा गंभीर कंडीशन है।
कोलिसिस्टाइटिस से ज्यादा गंभीर कंडीशन है। कोलिसिस्टाइटिस हुआ तो गॉल ब्लैडर में जो बाइल है उसके मेटाबॉलिज्म में या आगे जाने में समस्या आएगी, परंतु इसमें है सीबीडी में तो लीवर से निकलने वाले बाइल में को आगे जाने में और गॉल ब्लैडर से निकलने वाले बाइल को आगे जाने में समस्या आएगी। तो ज्यादा गंभीर कंडीशन होती है कोलिडोकोलीलिथियासिस, और कोलिडोकोलीलिथियासिस यदि बन गया है तो कॉमन बाइल डक्ट इरिटेट होगी, और कॉमन बाइल डक्ट के इरिटेट होने की वजह से इस सीबीडी का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। कॉमन बाइल डक्ट का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और कॉमन बाइल डक्ट का इन्फ्लामेशन होना कंडीशन को बोलते हैं कोलेंजाइटिस। कंडीशन को बोलते हैं कोलेंजाइटिस। फिर से वर्ड आ गया, कॉल बोले तो बाइल, कॉल बोले तो बाइल, एंज बोले तो वेसल। जैसे एंजियोग्राफी अपन शब्द इस्तेमाल करते हैं, वेसल से संबंधित, एंज का मतलब है वेसल। आइटिस बोले तो इन्फ्लामेशन, बाइल को ले जाने वाली वेसल का इन्फ्लामेशन, बाइल को ले जाने वाली वेसल का इन्फ्लामेशन कोलेंजाइटिस कहलाता है। क्या नाम देंगे अपन? कोलेंजाइटिस। व्हाट इज द कोलेंजाइटिस? जैसे कि कोलीलिथियासिस और कोलिसिस्टाइटिस, ऐसे ही कोलिडोकोलीलिथियासिस और कोलेंजाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। डायग्राम में दिख रहा है आपको, नॉर्मल बाइल डक्ट हो गई और इसका इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लाम्ड बाइल डक्ट हो गई, तो कंडीशन को नाम देते हैं अपन कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से सडन एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है, सडन अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है, सडन एब्डोमिनल पेन। ये जो सडन एब्डोमिनल पेन होता है राइट अपर क्वाड्रेंट में होगा, बिलियरी सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से हो रहा है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज बिलियरी कॉलिक। इट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज बिलियरी कॉलिक। इसको बिलियरी कॉलिक वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। बिलियरी कॉलिक का मतलब होता है सडनली ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, सडनली ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पर्सन को पेन होना, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होना, तो अचानक से पेन स्टार्ट हो जाता है और इस पेन को नाम देते हैं अपन बिलियरी कॉलिक। दैट इज द मीनिंग ऑफ कोलेंजाइटिस। अच्छा, कोलेंजाइटिस हो गया, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन भी है, तो कॉमन बाइल डक्ट में जो स्टोन है उसको रिमूव करने के लिए अपन इसमें इंसीजन लगाते हैं, अपन इसमें इंसीजन लगाते हैं, और इसमें जो अपन इंसीजन लगाते हैं उसको नाम देते हैं कोलिडोकोटोमी, कोलिडोटोमी या कोलिडोकोटोमी। इसका मतलब होता है इंसीजन टू कॉमन बाइल डक्ट, इंसीजन टू कॉमन बाइल डक्ट। देखिए यहां पर गौर करें, एक और वर्ड बताने वाला हूं मैं। इंसीजन लगा दिया जिसको कोलिडोकोटोमी बोल रहे हैं। टोमी का मतलब होता है ओपनिंग। व्हाट इज द टोमी? जैसे लेप्रोटोमी, ओपनिंग ऑफ द एब्डोमेन, तो टोमी का मतलब है ओपनिंग। बहुत बार स्टोन का कुछ पार्ट यहां भी फंसा हुआ रह जाता है। ऑपरेशन करने के बाद यह अपन को समझ में नहीं आता कि बाइल का सुचारू रूप से सीक्रेशन स्टार्ट होगा या नहीं, या थोड़ा बहुत कचरा जमा हुआ है तो वो और निकल जाए। तो इसमें इंसीजन लगाने के बाद एक पर्टिकुलर ट्यूब होती है जिसको अपन इसमें इंसर्ट कर देते हैं, इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और इसका एक सिरा एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकाल देते हैं, इसका एक सिरा एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकाल देते हैं। ओपनिंग बाहर होती है। देखो गौर करो, ये जो पर्टिकुलर ट्यूब बन रही है, ये पर्टिकुलर ट्यूब बन रही है, यह टी शेप लिए हुए, इस पर्टिकुलर ट्यूब को नाम देते हैं अपन टी ट्यूब। पर्टिकुलर ट्यूब को क्या नाम देते हैं अपन? टी ट्यूब। जब आप कोलिडोकोटोमी करते हैं उसके बाद ड्रेनेज को प्रॉपरली चलाने के लिए अगले 5 से 7 दिन तक एक ट्यूब इसमें इंसर्ट कर देते हैं। कोलिडोकोटोमी करने के बाद इंसर्ट की जाने वाली ट्यूब को नाम देते हैं अपन टी ट्यूब। यहां टी ट्यूब का मतलब है यह टी शेप की होती है, इसलिए इसका नाम टी ट्यूब है। गौर करें, देखें
ये पर्टिकुलर हेपेटिक डक्ट है, ये यहां सीबीडी हो गई, यहां पर अपन ने ये ट्यूब डाल दी और इसकी ये ओपनिंग अपन ने एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकाल दी। बेनिफिट क्या होगा? ऑपरेशन करने के बाद कॉमनली शुरुआती 1 से 2 दिन तो 500 से 1000 ml बाइल का सीक्रेशन होगा। अपन मरीज को वैसे भी एनबीएम रखने वाले हैं तो आगे काम भी नहीं आने वाला है। बाइल जब अपन एनबीएम रखेंगे तो काम भी नहीं आएगा। उसके बाद अपन देखें यहां से क्लियर बाइल आने लग गया और थोड़ा बहुत कोई स्टोन यहां पर बच गया होगा तो वो भी इससे बाहर निकल जाएगा। तो इसकी पेटेंसी को मेंटेन रखने के लिए या बचे हुए स्टोन को और बाहर निकालने के लिए अपन एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं कोलिडोकोटोमी करने के बाद, और इस पर्टिकुलर ट्यूब को क्या नाम देते हैं अपन? टी ट्यूब। इज दैट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पर आए अपन। अभी अपन एक वर्ड नाम दे रहे हैं कोलेंजाइटिस। अभी एक वर्ड अपन नाम दे रहे हैं कोलेंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट का इन्फ्लामेशन होने के बाद पर्सन को 3 डोमिनेंट सिम्टम आते हैं, जिनमें पहला सिम्टम होता है राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन। राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन। अगला सिम्टम होता है जॉइंडिस और तीसरा होता है फीवर। ये हर किसी मरीज में कोलेंजाइटिस होने के बाद डेवलप होता है। इसको सबसे पहले चारकोट के द्वारा डिस्कवर किया या इन्होंने इसको बताया और उसके बाद इन्होंने अपने ही नाम से इसको एक ट्राइड नाम दे दिया। तो चारकोट ट्राइड कौन सी बीमारी में प्रेजेंट होगा? चारकोट ट्राइड कौन सी बीमारी में प्रेजेंट होगा? आंसर है कोलेंजाइटिस में। किसमें प्रेजेंट होगा? आंसर है कोलेंजाइटिस में। व्हाट आर द सिम्टम ऑफ चारकोट ट्राइड? व्हाट आर द सिम्टम ऑफ चारकोट ट्राइड? आंसर आपको देना है राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन, फीवर एंड जॉइंटिस। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ टर्म हो गई जिनका मेरे हिसाब से 100% मीनिंग आपको समझ में आ गया। मीनिंग ऑफ कोलीलिथियसिस। कितने तरह का होगा गॉल ब्लैडर में स्टोन? 3 तरह का होगा। उसके बाद मर्फी साइन क्या होता है? कोलिसिस्टाइटिस का डोमिनेंट साइन होता है। कोचर इंसिजन किसमें लगाते हैं? कोलिसिस्टेक्टोमी में लगाते हैं। कोलिसिस्टेक्टोमी कितने तरीके से परफॉर्म करेंगे? 2 तरीके से, ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी और लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। यदि कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन हो तो उसको नाम देते हैं कोलिडोकोलीलिथियसिस, और इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए तो कंडीशन का नाम है कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस या कोलीलिथियसिस या कोलिडोकोलीलिथियसिस की वजह से होने वाले पेन को अपन बिलियरी कोलिक नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा टी ट्यूब अपन इंसर्ट करते हैं ड्रेन कराने के लिए, पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए इस बाइल डक्ट की, और कोई स्टोन बचा हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए। और कोलेंजाइटिस जब कंडीशन डेवलप होती है तो फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन और जॉइंटिस डेवलप हो जाता है, जिसको शामिल किया गया है चारकोट ट्राइड के अंदर। इज दैट क्लियर? तो ये नॉर्मल सी टर्म हो गई, इनके बारे में आपको नॉलेज मिल गई। अब अपन डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं। पहले डिसऑर्डर का नाम है कोलीलिथियसिस। जो मेन डिसऑर्डर है कोलीलिथियसिस और कोलिसिस्टाइटिस, तो पहला डिसऑर्डर अपन डील करते हैं कोलीलिथियसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलीलिथियसिस? परिभाषा अपन बोले तो परिभाषा होगी स्टोन इन गॉल ब्लैडर। स्टोन इन गॉल ब्लैडर इज नोन एज कोलीलिथियसिस। कोली वर्ड का मतलब आपको बता दिया। कोली वर्ड का मतलब आपको बता दिया बाइल। लिथ का मतलब है स्टोन और एसिस का मतलब है निर्माण, इसलिए कोलीलिथियसिस नाम दिया जाता है। टाइप्स ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। टाइप्स ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन, इसमें 3 तरह का होता है। नंबर 1, देखो बाइल मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान होगा आपको। बाइल जब अपन ने पढ़ा था तो बाइल के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। बाइल के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? नंबर 1 बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल साल्ट होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है।
बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट और कोलेस्ट्रॉल, ये इसका कंपोजिशन बताया था। बाइल पिगमेंट, इस कोलेस्ट्रॉल को, ये जो ब्लैक कलर में दिखाया है इसको आप बाइल पिगमेंट मान लो, रेड कलर में कोलेस्ट्रॉल मान लो, और जो पर्पल कलर में दिखाया है इसको आप पिगमेंट मान लो। ये जो बाइल साल्ट होते हैं यह इन बाकी दोनों सब्सटेंस को घुली हुई अवस्था में रखने का काम करते हैं। यदि किसी इंसान में बाइल साल्ट की कमी हो जाए तो ये पर्टिकुलर पार्ट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट होगा तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन बन जाएगा, और पिगमेंट प्रेसिपिटेट होगा तो पिगमेंट स्टोन बन जाएगा। तो कौन कौन से तरह का होता है स्टोन? कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना हुआ स्टोन, कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना हुआ स्टोन, इसको अपन नाम देंगे कोलेस्ट्रॉल स्टोन। नंबर 2 अपन बात करें पिगमेंट से मिलकर बना हुआ पिगमेंट, कौन से पिगमेंट? बाइल पिगमेंट, इसको अपन नाम देंगे पिगमेंट स्टोन। और दोनों से मिलकर बना हुआ इसको अपन नाम देते हैं मिक्स्ड स्टोन, इसको अपन नाम देते हैं मिक्स्ड स्टोन। तो 3 तरह का स्टोन हो गया, कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना हुआ कोलेस्ट्रॉल स्टोन, बाइल पिगमेंट से मिलकर बना हुआ पिगमेंट स्टोन, और दोनों से मिलकर बना हुआ इसको अपन नाम देते हैं मिक्स स्टोन। पूरे वर्ल्ड वाइड अपन बात करें तो स्टोन होने की संभावना गॉल ब्लैडर में लगभग 10 से 15% होती। पूरी लाइफ लॉन्ग सारे पर्सन के बारे में बात करें तो 10 से 15% होती है। जो सामान्य माना जाता है स्टोन की एज वो 35 टू 50 ईयर मानी जाती, 35 टू 50 ईयर मानी जाती है। यूजुअली इस एज में या तो डायग्नोस होता है या इस एज ग्रुप में यह समस्या ज्यादा पाई गई है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन, टाइप ऑफ स्टोन। आगे बढ़ें, क्यों हो जाता है स्टोन? क्यों हो जाता है किसी भी पर्सन में स्टोन? तो एटियोलॉजी में नंबर 1 अपन नाम देना चाहेंगे, नंबर 1 अपन बोलना चाहेंगे डेफिशिएंसी हो जाए, डिक्रीज अमाउंट ऑफ बाइल साल्ट, डिक्रीज अमाउंट ऑफ बाइल साल्ट, बाइल साल्ट की कमी हो जाना। बाइल साल्ट की कमी होने की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है और पिगमेंट है वह प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा और गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छे से ध्यान होगा आपको, जब अपन बाइल पढ़ रहे थे तो बाइल के फंक्शन में एक फंक्शन अपन ने लिखा था, यह गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने से रोकने का काम करता है। तो कारण हो गया डेफिशिएंसी ऑफ बाइल साल्ट। बाइल साल्ट की कमी होना स्टोन फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करता है। उसके अलावा और कोई रिस्क फैक्टर जो स्टोन होने की संभावना को बढ़ा देता है? द अदर रिस्क फैक्टर ऑफ कोलीलिथियसिस। तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर होना संभावित है? देखें यहां पर मैं लिख रहा हूं, अब चूंकि इतना पढ़ा दिया है कि 100% आपको समझ में आएगा। नंबर 1 ओबेसिटी, इसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी, इसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी उन इंसानों में भी ज्यादा होता है स्टोन जो डाइट में फाइबर तो कम लेते हैं और फैट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हाई फैटी डाइट। इसके अलावा अपन बात करें हीमोलाइटिक डिसऑर्डर, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर, इसकी वजह से भी स्टोन होने की संभावना ज्यादा होती। इसके अलावा प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी, इनमें भी स्टोन होने की संभावना ज्यादा होती। देखिए सारे के सारे कॉज जो लिखे हुए हैं आपके सामने, ओबेस पर्सन में स्टोन ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है?
कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना है तो ओबेस पर्सन के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा, इसलिए स्टोन होने की संभावना ज्यादा। फिजिकल इनएक्टिव पर्सन या सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाले पर्सन भी ओबेस होंगे, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा तो स्टोन संभावना ज्यादा होगी। हाई फैटी डाइट का मतलब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा तो स्टोन होने की संभावना ज्यादा। हीमोलाइटिक डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, क्योंकि इन कंडीशन में जब हीमोलाइसिस होता है तो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। हीमोलाइसिस होता है तो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, तो पिगमेंट बढ़ गया। अभी अभी तो पढ़ा पिगमेंट से भी स्टोन बनता है तो भी स्टोन हो जाएगा। ये वाला वर्ड प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान एब्डोमेन की गर्थ कई गुना ज्यादा बढ़ जाती। बेबी होता है यूट्रस में, सोचो उस दौरान एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर हाई लेवल पर होता है, तो जो गॉल ब्लैडर राइट अपर क्वाड्रेंट में है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक प्रेशर में रहता है, बोले तो कंप्रेस रहता है। और खासकर लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि जब वो कंप्रेस रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल या पिगमेंट उसमें प्रेसिपिटेट हो जाए। तो पर्टिकुलर प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी बेहद इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माने जाते हैं। यहां तक कहा जाता है कि लेबर पेन के अलावा यदि अदर पेन की बात करें तो जो हॉस्पिटल में लेबर से पहले एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट लेकर फीमेल भर्ती होती हैं, उनमें 10 से 15% फीमेल के गॉल ब्लैडर में स्टोन मिलता है। इतनी बड़ी इंसिडेंस है, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी को बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर माना गया है। इसके अलावा अपन यहां पर बात कर सकते हैं किसमें इसकी रिस्क ज्यादा होती है, तो फीमेल के अंदर गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की संभावना मेल की तुलना में बहुत ज्यादा होती, बोले तो 30% ज्यादा होती है। फीमेल आर मोर प्रोन, यानी फीमेल के गॉल ब्लैडर में स्टोन ज्यादा कॉमन है। क्यों कॉमन है तो उसका कारण भी आप समझ रहे हैं, प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता है। मेल में यह नहीं होता, फीमेल में प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी होगा तो वहां स्टोन होने की संभावना ज्यादा होगी। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन ज्यादा कॉमन होता है मेल में या फीमेल में, तो आंसर होगा फीमेल के अंदर ज्यादा कॉमन है। सारे के सारे रिस्क फैक्टर आपको समझ में आ रहे हैं। उसके अलावा अपन बात करें, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो इन पर्टिकुलर दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के लिए, एटोरवास्टिन और स्टेटिन कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने वाली दवाई है। यहां मैं आपसे पूछूं कि इन पर्टिकुलर दवाइयों से गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की संभावना कम होगी या बढ़ेगी? ये ऊपर वाली दवाइयों से, इनको बोलते हैं लिपिड लोवरिंग ड्रग। यह लिपिड के लेवल को कम करती हैं, एटोरवास्टिन और स्टेटिन लिपिड के लेवल को कम करती हैं, तो इनका मकसद होता है डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने वाली दवाई एटोरवास्टिन और स्टेटिन अगर कोई इंसान ले रहा है तो उसको कोलीलिथियसिस होने की संभावना बढ़ेगी या कम होगी? तो कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि सर कम होगी। कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो स्टोन होने की संभावना कम होगी, तो यहां अपन बोलेंगे डिक्रीज रिस्क ऑफ कोलीलिथियसिस। इससे कोलीलिथियसिस होने की रिस्क कम हो जाती। अगला पॉइंट, ऑर्ली स्टेट। यह एक मेडिसिन है, बहुत ज्यादा ओबेस पर्सन इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं वेट लॉस के लिए। बहुत ज्यादा ओबेस पर्सन इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं वेट लॉस के लिए। वेट लॉस करने वाली दवाई है ऑर्ली स्टेट।
क्वेश्चन है मेरा, इस दवाई को जो इंसान ले रहा है उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की संभावना कम होगी या बढ़ेगी? ऑर्ली स्टेट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोलीलिथियासिस या डिक्रीज द रिस्क ऑफ कोलीलिथियासिस? चूंकि ये मैंने बता दिया यह वेट लॉस वाली दवाई है, तो यहां आप लॉजिक इस तरीके से लगा रहे हो कि सर वेट लॉस हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, यह भी संभावना को कम करेगी। अगर ऐसा होता तो इनको बताया ही नहीं जाता, दोनों में डिमार्केशन है, इससे संभावना डबल हो जाती। देखें, वेट लॉस ऊपर वाली जो दवाइयां हैं यह वेट लॉस वाली दवाई नहीं, यह है कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई। यह वेट लॉस करने वाली दवाई है। यह वेट लॉस किस तरीके से करती है? इसका वेट लॉस करने का तरीका होता है, यह जो एंजाइम सीक्रेट होता है लाइपेज, उसके फंक्शन को इनहिबिट करती, लाइपेज के फंक्शन को इनहिबिट करती है। इसको लाइपेज इनहिबिटर बोलते। इसका मतलब है लाइपेज इनहिबिटर का इस्तेमाल हो रहा है तो बताओ फैट का डाइजेशन नहीं होगा? लाइपेज ही तो फैट का डाइजेशन करता है, तो ना तो फैट का डाइजेशन होगा और ना फैट का एब्जॉर्प्शन होगा। ना तो डाइजेशन होगा और ना एब्जॉर्प्शन होगा, तो फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वेट ऑटोमेटिकली लॉस होगा। यह लाइपेज इनहिबिटर है, तो पर्टिकुलर लाइपेज इनहिबिटर को अपन इस्तेमाल करते हैं। चूंकि लाइपेज इनहिबिटर अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, फैट का डाइजेशन लाइपेज नहीं कर पा रहा, तो फैट का डाइजेशन इंपेयर्ड है। फैट का डाइजेशन जब इंपेयर्ड होगा तो देखो फैट के डाइजेशन की सारी जिम्मेदारी या तो लीवर गॉल ब्लैडर पर है या पेनक्रियाज पर है। पेनक्रियाज का एंजाइम इनहिबिट हो रहा है, तो लीवर और गॉल ब्लैडर ज्यादा मात्रा के अंदर बाइल सीक्रेट करेंगे और यह बाइल ज्यादा विस्कस होगा। गौर करो, मैं जो फैट खाता हूं उसको डाइजेस्ट करने की जिम्मेदारी पेनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर पर है। अब पेनक्रियाज का काम तो इस दवाई ने बंद कर दिया और इस दवाई ने पेनक्रियाज से लाइपेज को इनहिबिट कर दिया, तो फैट का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो फैट बॉडी में कम जाएगा, वेट लॉस होगा। बट लीवर और गॉल ब्लैडर कंपनसेट करने के लिए ज्यादा बाइल का सीक्रेशन करेंगे। सोचो, ज्यादा बाइल रहेगा इसमें और यह बाइल ज्यादा विस्कस होगा, और विस्कस होगा तो प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर दवाई है वेट कम करने वाली दवाई, इस दवाई का इस्तेमाल करने की वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की संभावना दुगनी हो जाती। अगर कोई इंसान इस ऑर्ली स्टेट को ले रहा है तो हर 3-4 महीने में उसकी सोनोग्राफी कराते हैं। हर 3-4 महीने में उसकी सोनोग्राफी कराते हैं कि कहीं स्टोन तो नहीं हो गया। अब चूंकि यह पर्टिकुलर दवाई स्टोन होने की संभावना को इंक्रीज कर देती है, तो यहां अपन बोलेंगे इंक्रीज रिस्क ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। देखिए, दोनों एक जैसी लग रही हैं बट इनकी मैकेनिज्म अलग अलग है। वो केवल कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई है, ऑर्ली स्टेट लाइपेज इनहिबिटर है, तो इससे गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की संभावना बढ़ेगी। तो यह दवाई भी रिस्क फैक्टर में शामिल कर सकते हैं। कोलीलिथियासिस के रिस्क फैक्टर में पढ़ रहे हैं अपन, ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर हैं जो समझ में आ गए। एक और दवाई को शामिल कर दो, कौन सी? ऑर्ली स्टेट। इससे गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। मान के चलो कोई 150 किलो वेट वाला इंसान है, अब उसको तो डॉक्टर चलाएगा ऑर्ली स्टेट उसको डॉक्टर चलाएगा। अब ऐसे इंसान में रिस्क बढ़ गई, तो यहां पर अपन एक और गोली चलाते हैं जो रिस्क को कम करती है। यहां अपन एक और गोली चलाते हैं जो रिस्क को कम करती है, जिसका नाम है अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड। अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड यानी ये जो पर्टिकुलर दवाई है यह एक तरीके से बाइल साल्ट है। यह बाइल साल्ट है, आपको बता दिया। टोरोकोलिक एसिड और ग्लाइकोकोलिक एसिड यह एक तरह का बाइल साल्ट होता है। तो देखो, समझने वाली बात, किसी इंसान का वजन 150 किलो,
मजबूरी में डॉक्टर साहब ने ये दवाई चला दी। डॉक्टर को पता है कि इसके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, इस दवाई को चलाने के साथ साथ ये वाली दवाई भी चला दी। क्या है ये पर्टिकुलर दवाई? बाइल साल्ट। बाइल साल्ट जो भी गॉल ब्लैडर में कंपोनेंट है उसको घुली हुई अवस्था में रखते हैं, तो अल्टीमेटली यह रिस्क को कम करेंगे। तो देखो यहां 3 वर्ड हो गए, तीनों में आंसर क्या देना है? एटोरवास्टीन और स्टेटिन लिपिड कम करने वाली दवाई है, इनकी वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की संभावना कम हो जाएगी। ऑर्ली स्टेट वेट लॉस करने वाली दवाई है, परंतु इसके इस्तेमाल से गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की संभावना दुगनी हो जाएगी। अब यदि ये गोली चलानी पड़े तो क्या करें? ये गोली चलानी पड़े तो क्या करें? पता है आपको स्टोन हो सकता है, तो साथ में कौन सी गोली चला दो? अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड। कौन सी गोली चला देंगे? अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड। क्या है ये? बाइल साल्ट है जो घुली हुई अवस्था में रखेगा। इज दैट क्लियर? तो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर। ये हो गए सारे के सारे रिस्क फैक्टर कोलीलिथियासिस के लिए। आगे बढ़े अब आप। व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लेकर मरीज आपके पास आएगा यदि किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो? देखिए पॉइंट नंबर 1, 80% मरीजों में किसी भी तरह के कोई सिम्टम अपीयर नहीं होते, यानी कि नॉर्मली वो सोनोग्राफी कराते हैं तो बहुत सारे तो एक्सीडेंटली डायग्नोस होते हैं। अच्छा स्टोन भी मिल गया, आज तक पता ही नहीं चला। 80% मरीज इसमें एसिम्टोमेटिक होते हैं। कभी कभार मरीजों में सिम्टम आते हैं। जो कॉमनली सिम्टम इसमें अपीयर होते हैं उनका नाम है इंडाइजेशन। उनका नाम है इंडाइजेशन, बोले तो डिस्पेप्सिया। कभी कभार सिम्टम डेवलप होते हैं इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, और ये खासकर तब ज्यादा होता है जब इंसान फैटी मील लेता है। कब ज्यादा होगा? जब इंसान फैटी मील लेगा, बोले तो आफ्टर टेकिंग द फैटी मील। आफ्टर टेकिंग फैटी मील, फैटी डाइट लेने पर इंसान में डिस्पेप्सिया डेवलप हो जाएगा। उसके अलावा एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन कभी कभार होगा। एब्डोमिनल पेन कभी कभार होगा। और कहां पर होगा ये एब्डोमिनल पेन? राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमन। राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमन। चूंकि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, हो सकता है कहीं रुकावट आ रही हो जिससे गॉल ब्लैडर से सारा का सारा बाइल नहीं जा पा रहा। गॉल ब्लैडर में रुक रहा है तो पॉसिबिलिटी है वहां से वह ब्लड में पहुंच जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा बिलीरुबिन, और ब्लड में हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो जाएगा। कंडीशन को अपन नाम देंगे जॉइंडिस। कंडीशन को अपन नाम देंगे जॉइंडिस। तो देखो ध्यान रखने वाली बात है कि मैक्सिमम इसके जो मरीज होते हैं वह एसिम्टोमेटिक होते हैं, और एसिम्टोमेटिक मरीज हैं और कभी सोनोग्राफी में मिल भी गया तो रहने दो, चलने दो काम 2, 4, 5 साल, जब तक कोई समस्या नहीं आ रही ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभार दर्द हो तो ओपोइड एनाल्जेसिक का इस्तेमाल कर लो। इसका कब मेनली इलाज कराने की आवश्यकता है? कब मेनली इलाज कराने की आवश्यकता है? जैसे किसी इंसान को 4 साल पहले मालूम चला कि उसके गॉल ब्लैडर में पथरी है, 4 साल से उसको कोई समस्या नहीं आ रही, परंतु पिछले 6 महीनों से उसको लगातार पीलिया रह रहा है। 6 महीनों से उसको लगातार पीलिया है, यानी अपन बात करें लगातार पीलिया है तो पीलिया होना तो गलत है, नुकसानदायक है, बोले तो परसिस्टेंट जॉइंडिस है। अच्छा 4 साल पहले गॉल ब्लैडर में पथरी मिली थी, अब 4 साल बाद उसको पेनक्रिएटाइटिस हो गया। बताओ, डिस्कस हो गया पेनक्रिएटाइटिस के बारे में। आप जानते हैं जानलेवा कंडीशन है, पेनक्रिएटाइटिस जानलेवा कंडीशन है। उसके अलावा जो गॉल ब्लैडर में स्टोन था वह गॉल ब्लैडर से निकलकर कॉमन बाइल डक्ट में आ गया, कॉमन बाइल डक्ट में आ गया।
तो अब अपन को ऑपरेशन करने की आवश्यकता हो सकती है या इलाज कराने की आवश्यकता हो सकती है। बोले तो कोलिडोकोलीलिथियासिस और या फिर कॉमन बाइल डक्ट का इन्फ्लामेशन हो गया। कॉमन बाइल डक्ट का इन्फ्लामेशन हो गया तो अपन को इलाज हर हाल में कराना पड़ेगा। तो जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है बहुत ज्यादा दुख नॉर्मल इंसान को नहीं देता, परंतु उसका इमीडिएट इलाज होना चाहिए यदि ये कंडीशन हो जाए, या फिर अभी जो सिम्टम की अपन बात कर रहे हैं, कभी कभार दर्द होगा, कभी कभार जॉन्डिस होगा, ज्यादा फैट खाओगे तो इंडाइजेशन होगा, ये लगातार रहने लग जाएगा अगर स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो गया है तो। और एक दो बार इन्फ्लामेशन हो तो फिर अपन को इलाज कराना ही पड़ता है। और गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होना कंडीशन को नाम देते हैं अपन कोलिसिस्टाइटिस। कंडीशन को नाम देते हैं अपन कोलिसिस्टाइटिस। तो गौर फरमाओ, देखो क्लिनिकल फीचर तो बहुत ज्यादा घातक नहीं है, परंतु लंबे समय तक रहे तो ये वाली समस्याएं डेवलप हो सकती हैं। इन समस्याओं को एक कैटेगरी में डाल सकते हैं अपन और उसका नाम है कॉम्प्लिकेशन। क्या नाम है? कॉम्प्लिकेशन। अब आपसे कोई पूछे व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलिलिथियासिस, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलिलिथियासिस, आंसर ये सारे के सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलिलिथियासिस आर परसिस्टेंट जॉन्डिस, लगातार जॉन्डिस रहे, पेनक्रिएटाइटिस का एपिसोड आ जाए, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन हो जाए, कॉमन बाइल डक्ट का इन्फ्लामेशन हो जाए या गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाए तो इलाज कराना मैंडेटरी होता है। अब मान के चलो गॉल ब्लैडर में पथरी है, उसका पता कैसे लगाया जाएगा? तो कौन कौन से डायग्नोस्टिक मीजर हैं जो अपन इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, डायग्नोस्टिक मीजर में अपन बात करें, सबसे पहले तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, उन्हीं मेथड्स को अपन यूज करेंगे। चूंकि यहां गॉल ब्लैडर में पथरी है तो पॉसिबिलिटी है आपको साइन ऑफ जॉन्डिस देखने को मिले। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या आपको देखने को मिल सकता है? साइन ऑफ जॉन्डिस। यदि जॉन्डिस के साइन आपको दिख रहे हैं, जॉन्डिस के साइन आपको दिख रहे हैं तो आप एलएफटी करा सकते हैं, बोले तो लीवर फंक्शन टेस्ट। और लीवर फंक्शन टेस्ट में आपको बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। लीवर फंक्शन टेस्ट में आपको बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। क्योंकि जब मैंने बिलीरुबिन आपको पढ़ाया था तो इसके टाइप भी बताए थे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टोटल। अगर मैं पूछूं आपसे कौन सा बिलीरुबिन यहां पर बढ़ा हुआ मिलेगा, गॉल ब्लैडर में पथरी है, आगे नहीं जा पा रहा, गॉल ब्लैडर लीवर से आगे नहीं जा पा रहा, कौन सा है जो आगे जाता है? बिलीरुबिन। आंसर है डायरेक्ट बिलीरुबिन। यहां डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। नॉर्मल से इन्वेस्टिगेशन में आप सीबीसी भी करा सकते हैं, जिसमें यदि इन्फ्लामेशन है तो ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें, जो मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन होता है उसका नाम है यूएसजी। मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन होता है वो सोनोग्राफी। 90% के सोनोग्राफी से पकड़ में आ जाते हैं। फिर भी परफेक्ट आपको लोकेशन देखनी है, परफेक्ट साइज आपको चाहिए तो सीटी एमआरआई भी करा सकते हैं। सीटी एमआरआई भी करा सकते हैं। बिलियरी सिस्टम की एमआरआई को अपन नाम देते हैं एमआरसीपी। बिलियरी सिस्टम की एमआरआई और पेनक्रियाज की एमआरआई को नाम देते हैं एमआरसीपी। और सोनोग्राफी सीटी एमआरआई में पकड़ में नहीं आ रहा, बहुत ही छोटा साइज है, तो फिर एंडोस्कोप डाल के भी आप चेक कर सकते हैं। और एंडोस्कोप डाल के बिलियरी सिस्टम की स्टडी करना इन्वेस्टिगेशन का नाम है ईआरसीपी।
तो कौन से इन्वेस्टिगेशन हैं सामान्यतः जो कारगर हैं? आंसर है सोनोग्राफी में ही पकड़ में आ जाएगा। और साथ में क्या करा सकते हो आप? लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हो। इसके अलावा रेडियो ओपेक डाई इंजेक्ट कर सकते हैं अपन, और रेडियो ओपेक डाई इंजेक्ट करके आप एक्सरे भी ले सकते हैं गॉल ब्लैडर का, एक्सरे भी ले सकते हैं गॉल ब्लैडर का, और इसको अपन नाम देते हैं कोलिसिस्टोग्राफी। गॉल ब्लैडर का विजुअलाइजेशन एक्सरे के द्वारा रेडियो ओपेक डाई इंजेक्ट करने के बाद। तो कोलिसिस्टोग्राफी का मतलब होता है एक्सरे विजुअलाइजेशन, एक्सरे विजुअलाइजेशन, एक्स रेज इसके अंदर यूज करते हैं अपन। एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ गॉल ब्लैडर आफ्टर इंजेक्टिंग द रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडियम, आफ्टर इंजेक्टिंग द रेडियो ओपेक डाई इंजेक्ट करने के बाद एक्सरे लेना, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन विजुअलाइज हो जाएगा। देखो यहां पर जो कोलिसिस्टोग्राफी है उसमें अपन डाई इंजेक्ट कर रहे हैं ब्लड वेसल के द्वारा और एक्सरे ले रहे हैं। एक और तरीका आजमा सकते हैं अपन, एक और तरीका आजमा सकते हैं जो अपन ने पढ़ा। देखें टी ट्यूब पढ़ी अपन ने, इसका एक सिरा एब्डोमेन से बाहर निकला हुआ है, डाई यहां से भी इंजेक्ट कर सकते हैं अपन। यहां से आप डाई इंजेक्ट करो, गॉल ब्लैडर में पहुंचेगी और उसके बाद भी आप एक्सरे ले सकते हो। इस एक्सरे को बोलते हैं टी ट्यूब कोलिसिस्टोग्राम, इसको बोलते हैं टी ट्यूब कोलिसिस्टोग्राम। तो डायरेक्ट आप ब्लड वेसल में डाई इंजेक्ट करके भी कर सकते हैं और टी ट्यूब से भी कोलिसिस्टोग्राम या कोलिसिस्टोग्राफी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कॉमन डायग्नोस्टिक मेजर हैं जो अपन यहां काम में लेना चाहेंगे। हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लीवर फंक्शन टेस्ट, सीबीसी, सोनोग्राफी, सीटी, एमआरआई, एमआरसीपी, ईआरसीपी। कौन सा बिलीरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा? आंसर है डायरेक्ट बिलीरुबिन। अब जब कन्फर्म ही हो गया कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो क्या इलाज अपन को करना चाहिए? क्या इलाज अपन को करना चाहिए बोले तो मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट में अपन मरीज से कहेंगे कि भैया आपके गॉल ब्लैडर में पथरी है, भविष्य में यह आपको नुकसान कर सकती है। वो पूछेगा क्या क्या नुकसान कर सकती है, कि तुम्हें पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है, तुम्हें लगातार पीलिया रह सकता है, गॉल ब्लैडर में तुम्हारे सूजन आ सकती है, लीवर पर भार बढ़ेगा, लीवर डैमेज हो सकता है। फिर मरीज पूछेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो अपन उसको बताएंगे कि इसका तो एक ही तरीका है, पथरी को घोलने की तो दवाई भले से आती है बट घोलना गलत होगा, उसको डिजोल्व कर देंगे तो वहां से हटके वो सीबीडी में आ जाएगी तो और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए उसको घोलने की दवाई तो नहीं ले, तो उससे बेटर चॉइस होगी कि गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ेगा। अब जब एक आम इंसान इस बात को सुनता है कि गॉल ब्लैडर निकल जाएगा, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, यानी इंसान को नॉर्मली तो ऐसा लगता है कि मेरा गॉल ब्लैडर तो बहुत कीमती चीज है। आप और मैं पढ़ चुके हैं कि गॉल ब्लैडर कोई काम नहीं आता। बहुत सारे भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इसके बाद पाचन में समस्या आएगी, ये होगा, कुछ नहीं होता। गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी 30 से 50 ml है, तो अपन समझाएंगे कि गॉल ब्लैडर में पथरी निकाल भी दें तो उसको अपनी पोजीशन पे रखना बड़ा मुश्किल काम है, कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो गॉल ब्लैडर ही निकलेगा। और एक बार पथरी निकल भी गई तो दोबारा से हो सकती है, तो बेटर चॉइस है, गॉल ब्लैडर बहुत ज्यादा काम नहीं आता, इसको रिमूव कराओ। अब मरीज की और घर वालों की सलाह यहां पर मेन है। मान के चलो वो कह दें कि नहीं जी हम तो नहीं कराएं ऑपरेशन, नहीं जी हम तो नहीं कराएं ऑपरेशन, बोले तो मैनेजमेंट के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। इफ पेशेंट डज नॉट विश
फॉर सर्जरी। अगर मरीज सर्जरी नहीं चाहता तो क्या करें कि नहीं डॉक्टर साहब आप तो ऑपरेशन रहने दो, आप तो गोली दवाई दे दो, आप तो गोली दवाई दे दो कोई घोलने वाली। देखें यहां पर कौन सी गोली दवाई है जिनका इस्तेमाल अपन करें, क्या क्या सलाह दें अपन उसको। सबसे पहले उसको टैबलेट दे सकते हैं अपन अर्सोडियोल और चीनोडियोल। इससे स्टोन घुल भी सकता है, क्योंकि यहां स्टोन घोलना अपना मकसद नहीं है, ये बाइल साल्ट है। जो स्टोन बन गया वो तो ठीक है, वो उसको साइज नहीं बढ़ना चाहिए, बन गया वो तो ठीक है बट उसका साइज नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये बाइल साल्ट अपन प्रिस्क्राइब करें कि जब भी आपको दर्द हो, जब भी आपको दर्द हो तो ये गोली खानी है, मेप्रीडीन हाइड्रोक्लोराइड। यहां भी मॉर्फिन सल्फेट नहीं देते, यहां भी मॉर्फिन सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? यहां भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पेनक्रिएटाइटिस में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। साथ में सलाह दे दी अपन ने, अपनी डाइट में लो फैट डाइट आपको लेनी। गॉल ब्लैडर में पथरी है, ज्यादा फैट लोगे तो ज्यादा काम करेगा, दर्द होने की संभावना बढ़ेगी। तो कैसी डाइट का इस्तेमाल करें? आंसर है लो फैट डाइट आर प्रिस्क्राइब। ये कब की वस्तु स्थिति हो गई? यदि मरीज ऑपरेशन कराना नहीं चाहता और मरीज और उसके घर वाले कहें कि जी वो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, ऑपरेशन कर दो। इफ द पेशेंट वांट सर्जरी, इफ द पेशेंट वांट सर्जरी, यदि मरीज सर्जरी चाहे तो अपन सर्जरी कर देते हैं। और सामान्यतः कौन सी सर्जरी करेंगे? सर्जरी का नाम है कोलिसिस्टेक्टोमी। कोलिसिस्टेक्टोमी कितने तरीके से परफॉर्म करते हैं अपन? दो तरीके से जो मैंने बता दिए, ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी और लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी और लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। कौन सा इंसीजन है जो कोलिसिस्टेक्टोमी में लगाते हैं? इस पर भी चर्चा हो गई। आंसर है कोचर इंसीजन। कौन सा इंसीजन लगाना चाहेंगे? आंसर है कोचर इंसीजन। गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी कर रहे हो तो 24 से 48 घंटे बाद मरीज डिस्चार्ज हो जाएगा। आने वाले 7 दिनों के लिए उसको मेनली लिक्विड सॉफ्ट डाइट अपन प्रिस्क्राइब करेंगे। और यदि ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपिक कर रहे हैं तो 24 से 48 घंटे बाद डिस्चार्ज, और ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी कर रहे हैं तो 3 से 7 दिन का हॉस्पिटल स्टे होता है। उसके बाद मरीज अगले 7 दिन क्लियर लिक्विड सॉफ्ट डाइट लेता है। जो डाइट वह घर पर इस्तेमाल करे, उसमें ध्यान रखने वाली एक ही पॉइंट होता है, किस तरह की डाइट आने वाले टाइम में मरीज को देनी है। गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद आंसर है लो फैट डाइट। प्रैक्टिकली अपन बात करें तो कुछ भी खा सकता है। ऐसा माना जाता है 10-20% इंसानों में जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया, वह जब लगातार 5-7 दिन तक फैटी डाइट खाते हैं तो इंडाइजेशन होता है। तो उसको समझाना है कुछ भी खाओ, जब भी इंडाइजेशन होने लगे तो फैट को कम कर देना। तो आया हुआ क्वेश्चन है, कोलिलिथियासिस यदि हो जाए तो भी कैसी डाइट देते हैं? लो फैट डाइट। कोलिसिस्टेक्टोमी परफॉर्म करें उसके बाद भी किस तरह की डाइट अपन देना चाहेंगे? आंसर है लो फैट डाइट। इज दैट क्लियर? दैट इज द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ कोलिलिथियासिस। अब कोलिलिथियासिस की वजह से कोलिसिस्टाइटिस हो जाए तो उसका अपन क्या करते हैं वो अपन अलग से पढ़ेंगे। तो ये कोलिलिथियासिस कंप्लीट हुआ। पूरे लेक्चर को रिवाइज कराऊं मैं, यहां से स्टार्टिंग हुई थी। सबसे पहले कुछ कॉमन टर्म बता दी थी, कोलिलिथियासिस क्या होता है, स्टोन कितने तरह का होता है। इसके बाद मर्फी साइन क्या होते हैं। अब इस लेक्चर में कोलिलिथियासिस मैंने पढ़ाया है, मर्फी साइन नहीं आया। मर्फी साइन इज द डोमिनेंट साइन ऑफ कोलिसिस्टाइटिस, नॉट द कोलिलिथियासिस। कौन सा इंसीजन लगाएंगे यदि गॉल ब्लैडर को निकालना है? आंसर है कोचर इंसीजन।
कॉलीसिस्टेक्टोमी दो तरह की होगी, इस डायग्राम में दिख रहा है लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टोमी और इसको नाम देते हैं ओपन कॉलीसिस्टेक्टोमी। आगे बढ़ें, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है तो नाम देते हैं कोलिडोकोलीलिथियसिस, जहां पर इसका डिस्क्रिप्शन अपन ने दिया है, डोको वर्ड का मतलब होता है डक्ट। इसके अलावा इन्फ्लामेशन हो जाए स्टोन की वजह से तो कंडीशन का नाम है कोलेंजाइटिस, कंडीशन का नाम है कोलेंजाइटिस। इस तरह की अपीयरेंस हो जाती है कोलेंजाइटिस में, ये नॉर्मल बाइल डक्ट है। नेक्स्ट अपन ने बात की थी कई बार ड्रेनेज को लंबे समय तक पेटेंसी को मेंटेन रखने और बचे हुए स्टोन को रिमूव करने के लिए अपन एक ट्यूब डालते हैं टी शेप की, जिसका नाम होता है टी ट्यूब। नेक्स्ट, कोलेंजाइटिस यदि किसी इंसान को हो जाए तो चारकोल ट्रायड उसमें अपीयर होता है। चारकोल ट्रायड में सम्मिलित सिम्टम है फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन और जॉइंटिस। नेक्स्ट बात करें अपन कोलीलिथियसिस, यहां से अपन ने स्टोन किया था डेफिनेशन, स्टोन इन गॉल ब्लैडर इज नोन एज कोलीलिथियसिस। वर्ल्ड वाइड इसकी इंसिडेंस की बात करें तो वो होती है 10 से 15%। 3 तरह का स्टोन होगा, कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंट स्टोन और मिक्स स्टोन। वो सारी की सारी कंडीशन जिनमें बॉडी में या तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा या पिगमेंट ज्यादा है, इनकी वजह से इंसान के गॉल ब्लैडर में पथरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। एटियोलॉजी की अपन बात करें तो बाइल साल्ट की कमी आना नंबर 1 कॉज है। रिस्क फैक्टर कौन कौन से होंगे देख लें, इन सभी में या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या पिगमेंट बढ़ रहे हैं, जैसे ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई फैटी डाइट, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर। हीमोलाइटिक डिसऑर्डर में क्या बढ़ेगा, बिलीरुबिन, जिससे स्टोन हो जाएगा। प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा, जिससे कोलेस्ट्रॉल या बाइल पिगमेंट प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इसी की वजह से फीमेल के गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की संभावना मेल की तुलना में ज्यादा होती है। यहां 3 क्वेश्चन थे, एटोरवास्टिन और स्टेटिन गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की रिस्क को कम करते हैं। ऑर्ली स्टेट गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की रिस्क को बढ़ाते हैं। अर्सोडियोल या चीनोडियोल, ये बाइल साल्ट हैं। अर्सोडियोल या चीनोडियोल यह गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की संभावना को कम करते हैं। तो वेट लॉस के लिए ये वाली दवाई इंसान ले रहा है तो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है। इससे बचाने के लिए इस दवाई के साथ एक और दवाई चलती है जिसका नाम है अर्सोडियोक्सीकोलिक एसिड या अर्सोडियोल। यह एक तरह का बाइल साल्ट होता है। कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे तो 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। आने वाले सिम्टम है ज्यादा फैट खाने के बाद इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, कभी कभार वो भी ज्यादा फैट खाने के बाद। राइट अपर क्वाड्रेंट में अभी केवल कोलीलिथियसिस की बात हो रही है। कोलिसिस्टाइटिस में लगातार पेन और फीवर बना हुआ रहेगा और चूंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो जॉन्डिस हो जाएगा। कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन है, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होंगे इसके, लगातार जॉन्डिस, पेनक्रिएटाइटिस, कॉमन बाइल डक्ट में पथरी, कॉमन बाइल डक्ट का इन्फ्लामेशन या गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। कौन कौन सी जांच कराएं अपन, एलएफटी, सीबीसी, सोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी, एमआरसीपी, ईआरसीपी। कौन सा बिलीरुबिन बढ़ेगा इसमें, डायरेक्ट बिलीरुबिन। जो सामान्य जांच है वो कौन सी है, लीवर फंक्शन टेस्ट और सोनोग्राफी। उसके अलावा कोलिसिस्टोग्राफी भी करते हैं। कोलिसिस्टोग्राफी में रेडियो ओपेक डाई इंजेक्ट करने के बाद गॉल ब्लैडर का एक्सरे लेते हैं, तो इट इज द एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ गॉल ब्लैडर आफ्टर इंजेक्टिंग द रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट एजेंट, दैट इज द कोलिसिस्टोग्राफी। टी ट्यूब से भी इंजेक्ट करके करते हैं जिसको टी ट्यूब कोलिसिस्टोग्राफ या कोलिसिस्टोग्राम या कोलिसिस्टोग्राफी कहा जाता है। उसके अलावा मैनेजमेंट में 2 बातें हैं। आपने तो कह दिया कि भैया ऑपरेशन करा लो, मरीज ने यस कर दिया कि हाँ ऑपरेशन कर दो। कौन सा ऑपरेशन करें, कोलिसिस्टेक्टोमी 2 तरीके से करते हैं, बता दिया। कौन सा इंसीजन, कोचर इंसीजन। ऑपरेशन के बाद क्या ध्यान रखने वाली बात है, लो फैट डाइट उसको लेनी। यदि मरीज मना कर दे तो कि नहीं मैं तो ऑपरेशन से डरता हूं, गॉल ब्लैडर कैसे निकालोगे मेरा, नहीं रहने दो आप तो दवाई दो। कौन सी दवाई देना चाहेंगे, स्टोन को बढ़ने से रोकने वाली या थोड़ा बहुत डिजोल्व करने वाली अर्सोडियोल या चीनोडियोल। यह बाइल साल्ट है।
दर्द निवारक के रूप में कौन सी गोली देंगे? मेप्रिडीन हाइड्रोक्लोराइड, साथ में कैसी डाइट लेनी है? लो फैट डाइट। फिर से वही पॉइंट जो पेनक्रिएटाइटिस में पढ़ा था, यह नहीं पूछा जाता कि कौन सी गोली देते हैं, यह पूछा जाता है कि कौन सी गोली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आंसर है मॉर्फिन सल्फेट। इज दैट क्लियर? तो ये आपका पहला डिसऑर्डर कंप्लीट होता है जिसका नाम है कोलीलिथियसिस, जो आपको टोटली समझ में आ गया। शुरू में बेसिक पॉइंट बताई दिए। अब चूंकि ये पढ़ लिया है तो अगला टॉपिक कुछ ही देर में कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है कोलिसिस्टाइटिस। बट चूंकि टाइम है जो ओवर, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के अभी के लिए इतना ही। आप सारे के सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।